नमस्कार मित्रों, कथा मंजरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी कहानी एक और देवदास। सारी शाम जैसे रणचंडी मुझ पे सवार रही। माली को बाघ के दुर्दशा के लिए लताड़ा। वह बेचारा लाख गिड़गिड़ाता रहा कि सावन भादों के ऋतु में बाग में घास फूस तो होते ही रहते हैं, पर मुझे कुछ भी सुनने का होश न था। फिर बारी आई सुलेमानी की। वो शायद पगार के आशा में सीढ़ाव के पास बैठी थी। जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए याद आ गया कि मैंने खुद ही सुलेमानी को कह रखा था कि जचकी होने तक वह बच्चे को भेज दिया करे। नया आदमी रखने से उसके पैसे काटने का खतरा जो था। लेकिन यह बात याद आने से गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि वह हर सीढ़ी चढ़ने के साथ बढ़ता ही गया। कमरे में लक्ष्मी हॉट वाटर बैग लेकर पड़ी थी। मुझे मालूम था पीरियड समय वह लगभग बीमार पड़ जाती है। मैंने उसे लेटे लेटे ही कुछ पढ़ने का कड़े शब्दों में आदेश दिया। अध्ययन कक्ष से गुजरते हुए कुछ लड़कियों को शरारत करने के लिए सजा दी। अपने कमरे में जाते हुए देखा गैलरी का बल्ब फ्यूज है। बस उल्टे पैरों लौटकर रजनी की खबर ले डाली। मैडम शाम से बिस्तर में लेटे हुए कोई सस्ता रोमांटिक उपन्यास पढ़ रही थी। कुछ देर तो सुनती रही, फिर भरभरा कर रो पड़ी, पर हमेशा की तरह मैंने उसको सांत्वना न दी, बल्कि पैर पटकते हुए अपने कमरे में लौटी। सर बुरी तरह दुख रहा था, दिमाग की नसें तन गई थी, लगता था फट पड़ेगी। लगा कि एक दो नमूनों से और सामना हो गया तो ज़रूर मुझे कुछ हो जाएगा। पर सामना हुआ रामरती से। वह दरवाज़ा के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे कुर्सी पर आकर बैठते ही उसका फरमान जारी हुआ। जी अच्छा नहीं है तो लेट लो ना घड़ी भर। बिना बात के रिसियाई रही जब से। बिना कारण के गुब्बारे में सुई चुभा दे। रामरती की बात ने ठीक वही असर की और मैं निढाल होकर अपना सिर चेयर पे रख दिया। यहाँ पर सब प्रशासन करने वाली मैं, पर यह 2 कौड़ी की नौकरानी मेरी बॉस बनी हुई थी। उसकी खरी बातों का मेरे पास कोई प्रतिवाद नहीं होता था, क्योंकि खुरदुरे व्यक्तित्व के भीतर प्रवाहित होने वाली स्नेह के अंतः सलीला को मैं पहचानती थी। अब भी क्या उसने मुझे चैन से बैठने दिया? एक कप कॉफ़ी के साथ एक टिकिया खिलाकर ही दम लिया। फिर बोली, मचिया में ठीक से पोढ़ो तो मैं पैर दबा दूँ। उसके अत्याचारों से बचने का कुछ उपाय न था। मैं चुपचाप आकर बिस्तर पर लेटी रही। कटोरी में आंवले का तेल लेकर सिरहाने ज़मीन पर बैठ गई। उससे लाख बार कहा कि इस युग में इतना ज़्यादा तेल कोई नहीं लगाता, लेकिन न तो उसे जमाने की परवाह थी, न मुझ में उससे बहस करने की शक्ति थी। और ईमानदारी की बात तो यह थी कि उसकी मालिश में सचमुच बड़ी ठंडक मिलती थी। बस तापदायक होती थी उसकी जुबान, जो अभ्यास रूप से चलती रहती। वो निरंतर हॉस्टल की लड़कियों को, यहाँ के शोर शराबे को, यहाँ के ढेर सारे काम और मेरी लापरवाही को कोसती। धीरे धीरे उसकी उंगलियों का जादू मुझ पर चलने लगा और उसका कर्कश स्वर दूर होता चला गया। कब आँख लग गई पता ही न चला। नींद जब खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे चादर उड़ाकर रामरती इधर उधर हो गई थी। फिर मैंने उठने का खतरा मोल नहीं लिया, चुपचाप लेटी रही। घटनाएं याद आने लगी। समझ गए होंगे कि मेरा जी अच्छा नहीं क्यों हुआ था। मेरे जी को दोपहर तक तो अच्छी भली थी। सुबह लड़कियों को गुड्डी दिखाने ले गई थी। दोपहर को रजनी के साथ ब्लू बेल्स में खाना लिया। कॉफ़ी पीकर पिछले महीने का हिसाब देख रही थी। तभी मैडम प्रिंसिपल का बुलावा आया। इतनी कोफ्त हुई थी
एक तो जुलाई महीने का हिसाब वैसे ही गड़बड़ रहता है। सुबह 5 लड़कियां होती हैं तो शाम के खाने तक 15 हो जाती हैं। फिर दूसरे दिन पता चलता है 2 लड़कियां हॉस्टल छोड़ रही हैं। उनके डिपॉजिट को एडजस्ट करते करते दम फूल जाता है। बड़ी मुश्किल से मन को एकाग्र कर पाई थी। रजिस्टर बंद कर चप्पल चटकाती हुई बंगले की ओर चल पड़ी। मैडम अकेली नहीं थी। मुझे द्वार पर ही झांकते देखकर बोली, कम ऑन गीता, आओ तुम्हारा परिचय करवा दूं। ये है मिस्टर वाजपेयी और ये है हमारी मेंटर मिस गीता देसाई। गीता आप हैं मिस्टर वाजपेयी। जड़ होकर रह गई। कितनी अच्छी बात है कि मेरी उम्र 18 नहीं 38 थी, नहीं तो क्या उतनी निर्लिप्तता से कह पाती, मैडम हम लोग क्लास फेलो रह चुके हैं। सच, हाउ नाइस, मैडम ने उत्साह में भर कर कहा और फिर भी प्रसंग सुना डाले। जब उनकी पुराने परिचितों से यूं आसमान भेंट हो जाती है। सारे वक्त मैं टेबल क्लॉथ की कढ़ाई को मन में उतारने का प्रयास करती रही। कमरे में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति को झुठलाती रही, पर मैडम को जल्दी ही होश आ गया। मैंने आपको बोर तो नहीं किया? उन्होंने अपने परिचित मुस्कान के साथ पूछा और फिर एकदम ऑफिशियल टोन में आकर बोली, अब काम की बात हो जाए। अभी अप्रैल में ही इस लड़की की माँ का देहांत हो गया। तुम जरा भी नहीं बदले, बदलना मेरा स्वभाव भी नहीं। गीता, मिस्टर वाजपेयी अपनी लड़की को हमारे यहाँ रखना चाहते हैं। अभी अप्रैल में ही इस लड़की की माँ का देहांत हो गया है। मिस्टर वाजपेयी अक्सर टूर पर रहते हैं। लड़की को अकेले घर पर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। ओह सो सैड। मैंने सांत्वना में कुछ और भी कहना चाहा, पर शब्द ही नहीं मिले। भूत बनी बैठी रही। मैडम शायद चाय के लिए कहने के लिए अंदर गई थी। मैं भी उनका अनुसरण करना चाह रही थी कि कमरे की चुप्पी को तोड़ता हुआ स्वर आया, गीता, आज कितने अरसे बाद मिले हैं ना हम लोग। 19 वर्ष बाद, मैंने क्लर्की लहजे में जवाब दिया। तुम जरा भी नहीं बदली, बदलना मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैं जरा बूढ़ा लगने लगा हूँ ना। तुमने एकदम पहचान लिया, यही आश्चर्य है। एक बार अच्छी तरह पहचान लेने पर फिर भूल नहीं पाती हूँ मैं। फिर गहरी चुप्पी। उसके बाद एक थरथराता सा प्रश्न आया, अब तक नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं होती, ठंडे स्वर में जवाब दिया। लंगड़ा कर चलने वाली बातचीत वहीं रुक गई। मैडम किचन से लौटी तब हम दोनों इसी तरह शिष्ट संयत नजर आ रहे थे। चाय के बाद फॉर्म भरने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नाम कुमारी बांसुरी वाजपेयी। पिता का नाम प्रकाश नारायण वाजपेयी। कागज़ पर खरखराने वाली कलम मेरे कलेजे को चीरती चली गई। उन दिनों की याद हो आई जब यही नाम प्रकाश स्तंभ की तरह जीवन सागर के तट पर खड़ा था। इन्हीं अक्षरों में लिखे पत्र आज भी रेशमी रुमाल में बंद हैं, संदूक की तलहटी पर छिपा कर रखे हुए हैं। कितनी बार रातों को रामरती की आंखों से बचाकर उनका पारायण किया है। ये पत्र उन्हीं हाथों से लिखे हुए थे जो मेरे लिए आकाश के सितारे तोड़ लाने का दंभ भरते थे। आज वही हाथ लड़की के लिए एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं। अभी आप यह 250 डिपॉजिट कर लीजिएगा, बिल आने पर हम लोग देख लेंगे, मुझसे कहा जा रहा था। मैंने स्वप्निल गीता को परे धकेल दिया और एक चुस्त मैट्रन की तरह रसीद लिखने बैठ गई। सारी औपचारिकताओं के बाद मेहमान विदा होने को हुए। उन्हें बाहर तक छोड़ आने का भार मुझ पर सौंपा गया। उसने कहा, मैं बसों के लिए बहुत चिंतित था। मेरा हेडक्वार्टर भी यहाँ नहीं है, लोकल गार्जियन भी नहीं दे सकता। लेकिन अब तुम यहाँ हो, मुझे अब कोई फिक्र नहीं रहेगी।
इतनी देर से सुलगता हुआ मन जैसे भक से जल उठा। क्या सोचते हैं जनाब कि गीता बाहें फैलाकर खड़ी है? तब से सारी शाम मानो मुझ पर रणचंडी सवार हो गई थी। सुबह मैं देर तक सोती रही। किसी के डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं था। रामरती के होते यमराज भी मेरी देहरी नहीं लांघ सकते थे। लड़कियां बेचारी क्या हिम्मत करती। रजनी को बुलाकर बता दिया था कि एक नई एंट्री होने वाली है, वही सोच समझकर किसी कमरे में जगह कर दे। फॉर्म वगैरह भी मैंने उसे ही सौंप दिए। अचानक इतना बड़प्पन पाकर रजनी भूल गई। शाम से उसका मुरझाया चेहरा खिल गया। उसका यही बच्चों का सा स्वभाव मुझे बांधे हुए था। अन्यथा काम के नाम पर वह जो भी करती थी सब शून्य ही था। नौकरी उसकी मजबूरी थी। कच्ची उम्र में वैधव्य का दाग लेकर जब वो मेरे पास आई थी तब मेरा मन पसीज उठा था। मैडम से कह सुनकर अपने असिस्टेंट के तौर पर मैंने उसे रख लिया था। पर एक दिन को भी उसका मन हॉस्टल की चार दीवारी में नहीं रम सका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा दीवा स्वप्नों में खोई रहती थी। जीवन में उसे जो न मिल सका उसे वो रोमानी उपन्यासों और चलचित्रों में ढूंढा करती। इसी कारण मुझे उस पर प्यार भी आ जाता था। इसी बात पर वह मेरी डांट भी खाया करती थी। रजनी को विदा कर मैंने फिर सोचना शुरू किया। लगा जैसी सारी संवेदनाएं किसी अनाम बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हुआ। मस्तिष्क का तनाव एकदम कम हुआ जा रहा था। मुझे अपने ऊपर क्रोध भी हुआ और आश्चर्य भी। एक ही दिन में उसके हॉर्न को पहचानने लगी थी। इनडिफरेंट होने का इतना बड़ा नाटक करके भी अनजाने में केवल उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे लाख विरोध करने के बावजूद मेरी कल्पना उसे गाड़ी से उतरते देख रही थी। तब से लेकर बेटी से विदा लेने के अंतिम दृश्य, जब तक गाड़ी वापस नहीं चली गई, मेरा मन मेरा अपना नहीं रह गया था। कमरे का एकांत जब एकदम असहाय हो उठा था तो मैं शॉल लपेटकर नीचे उतर आई। स्कूल बस तैयार खड़ी थी और लड़कियां एक एक कर नीचे उतर रही थी। रोज की तरह मैं सीढ़ियों के सामने वाले खंभे से टिक कर खड़ी हो गई। तब मैंने उसे देखा। सबसे पीछे वो धीरे धीरे उतर रही थी। आंखों में रुलाई के लाल डोरे अब भी थे। अब भी चेहरा लाल था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो लावण्य का एक पुंज नीचे उतर रहा हो। आंखों में चकाचौंध भरने वाले उस रूप को देखकर ख्याल आया, इसकी माँ भी इतनी सुंदर रही होगी। मन में एक अजीब सा विचार उठा कि परिवार की मर्यादा और गुरुजनों के इच्छा के नाम पर प्रकाश ने जो सौदा किया था वह घाटे का नहीं रहा। कितनी स्वीट है ना। रजनी के इन शब्दों से मुझे होश आया कि मैं अनिमेष नेत्रों से उस मुक्त सौंदर्य का अनुसरण कर रही हूँ। फिर एक बार अपने पर क्रोध आया। मैंने आहत होकर रजनी की ओर देखा, पर मेरी व्यथा से बेखबर उसकी आंखें एक स्वप्निल चमक से भर उठी थी। पुरुष मात्र उसका वीक पॉइंट था। शादी के 3-4 महीनों में उसका पति अपनी अमिट याद नहीं छोड़ सका था, पर उसके मन में अपनी जाति के प्रति मोह अवश्य जगा गया था। अपनी रूढ़िवादी परिवार से विद्रोह करने का साहस जुटा पाती तो कब की अपनी गृहस्थी बसा चुकी थी। उसकी यह कमजोरी कभी कभी मेरे लिए चिंता का विषय बन जाती, पर इस बार मैंने उसका बैसाखी की तरह उपयोग किया। मैटर होने के नाते पालकों से अक्सर सामना हो जाता था, पर जब भी बन पड़ा मैंने रजनी को प्रकाश से निपटने भेज दिया। फिर देर रात तक उसके मुंह से मिस्टर वाजपेयी के गुणगाथा सुनने रहने का
दंड भी मुझे भुगतना पड़ा, पर उसके सामने अपना संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा यह अधिक सरल लगता था। वह अक्सर आता। कुछ तो हम लोगों के व्यवहार में सौजन्य और सहानुभूति का पुट था, कुछ उसे अपने पद का अभिमान था, शायद मुझसे परिचित होने का एहसास भी था। इसीलिए वह अक्सर हॉस्टल के नियमों को ताक पर रख कर ही आता। जब जी होता बेटी को 2-4 दिन के लिए लिवा ले जाता। रजनी से यह आशा करना व्यर्थ था कि वह उन्हें इस व्यवहार का अनुचित समझा सकेगी। यह कठोर कर्तव्य आखिर एक दिन मुझे ही करना पड़ा। एक शाम करीब 7 बजे रजनी की उत्सुक आँखों को अनदेखा करके मैंने उसे रिसीव किया। देखिए मिस्टर वाजपेयी, मैंने छूटते ही कहा, हमारे यहाँ मिलने वालों के लिए खास दिन खास समय नियत है। घर जाने के कुछ नियम हैं, इनमें अगर हम बार बार ढील देने लगे तो हमारे अनुशासन में बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। देखो गीता, उसने मेरे औपचारिकता की परवाह किए बिना कहा, तुम्हें मालूम है मैं टूरिंग ड्यूटी वाला आदमी हूँ। तुम्हारे और मेरे टाइप के टेबल में हमेशा फ़र्क बना ही रहेगा, इसलिए यह रूल्स और रेगुलेशंस तुम मुझे मत सुनाया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो उससे मिलने मुझे ही आना होता है। उसकी माँ होती तो मैं इतनी चिंता न भी करता। फिर एक तीखी हंसी हंसकर बोला, माँ होती तो इस बेरौनक जगह में आती ही क्यों? इतनी खीज हो आई। पता नहीं उसके गहरे आत्मविश्वास पर या उसकी पत्नी के उल्लेख पर या छात्रावास की आलोचना पर मेरा मन आप में नहीं रहा। बहुत ही सख्त स्वर में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो घर छोड़कर कोई इस नरक में नहीं आता, इसीलिए नियम सब के लिए एक से है। उसने विस्मित होकर व्यथित होकर मुझे देखा, फिर एज यू प्लीज़ कहता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे तक पहुंचकर कुछ देर ठिठका, फिर बोला, काश तुम समझ पाती उस बड़े से बंगले पर अकेले रात गुजारना क्या होता है। इसीलिए पहले सीधा यहाँ आता हूँ। लड़का उतनी दूर पवई में है, बार बार घर आ नहीं सकता और उसके होने पर, लेकिन तुम इतनी भी मेहरबानी नहीं कर सकती। ठीक है। और वो एकदम पलटकर सीढ़ियों की ओर चला गया। उसके कंधे एकदम झुक आए थे और पैर मन भर के हो रहे थे। मैं पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी उसे देखती रही। मन हुआ कि दौड़कर वसु को बुलाऊं, उसके साथ भेज दूं, पर हिल ही ना सकी। डर लग रहा था, पता नहीं क्या कर बैठूंगी। सारी बातें कहते हुए उसकी आवाज़, उसकी आँखें कैसी गीली गीली हो आई थी। उसका चेहरा एकदम वही 20 साल पहले वाला हो गया था। जब वह जरा भी उदास हो जाता तो मुझे इसी तरह मथ जाते थे। तब उसे मनाने का एक ही तरीका होता था, उसके घुंघराले बालों वाला सिर दोनों हाथों से थामकर पी। कार के कर्कश हॉर्न ने मुझे वर्तमान में ला खड़ा किया। उस कर्ण कटु आवाज़ से पता लग रहा था कि जाने वाला यहाँ से किस मोड़ में गया है। निश्चित होकर मैंने अपने कमरे की राह ली। ऊपर जाकर देखा, बांसुरी अपलक आँखों से निहार रही है। उसकी उदास मुद्रा देखकर अपने आप पर ग्लानि हो आई। मेरे कारण आज उसके पिता से भेंट नहीं हो पाई थी। आखिर इतना कठोर बनने की क्या ज़रूरत थी। मन हुआ उसे सांत्वना दूं, पर डर हुआ पता नहीं क्या कह बैठूंगी। जब भी इस लड़की से सहज ममता उमड़ी है, मन की देहरी पर खड़े होकर किसी ने बार बार कहा, तुम यहाँ हो गीता, अब मुझे बसु की कोई चिंता नहीं होगी। तब एक अजीब सी जिद हुई है
इस विश्वास को झुठलाने की। ममता का स्रोत वही सूख गया है और लहजा ही एकदम कठोर हो गया है। कमरे में रामरती कपड़ा प्रेस कर रही थी। उसी से जाकर कहा, सुनो जरा बसु को जाकर समझा दो। आज पिताजी जरा जल्दी में थे, इसीलिए मिल नहीं पाए। अगली बार जरूर मिलकर जाएंगे। ऐसे कामों के लिए रामरती के उत्साह का अंत नहीं होता। पता नहीं कैसे और कब वह सबकी मौसी बन बैठी है। इस बार भी जो गई तो पूरे आधा घंटा बिता कर आई। तब तक मैं 3 साड़ियाँ प्रेस कर चुकी थी। तुम भी अजीब हो, जहाँ जाती हो चिपक कर रह जाती हो। तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि इन लड़कियों का यह पढ़ने का समय है, मैंने चिढ़कर कहा। लेकिन उसने बड़ी स्थित प्रज्ञता से अपना काम फिर शुरू कर दिया, जैसे इस बीच कुछ हुआ ही न हो। फिर कुछ देर बाद बोली, हमें इस बिटिया पर प्यार लागत है। प्यार लगने लायक है ही तो आप रिस काहे रहती हैं हमेशा। और लड़कियों से तो प्यार से बतियात रही, पर इन बंसरी के साथ तो हम कभू नहीं देखी। मैं स्तब्ध रह गई। क्या रामरती की तीखी नज़रों से मैं अपने आप को नहीं बचा सकी हूँ? यह महामाया पता नहीं कितना और क्या क्या जान गई है, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर देने से समझ में आ गया। मेरा यह अजीब सा आचरण छात्रावास की लड़कियों से भी छिपा हुआ नहीं था। पता नहीं कैसे उन नन्हे नन्हे मस्तिष्कों में यह बात बैठ गई थी कि बसु को दीदी की नज़रों से बचाना ही है। वे एक चक्रव्यूह सा बनाकर उसकी रक्षा करती। कोई उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर देती, कोई उसके बिस्तर की सलवटें ठीक कर देती, कोई उसके होमवर्क में मदद कर देती, तो कोई उसे सुबह सवेरे जगाने के लिए पहुंच जाती। उसकी किसी भी गलती को अपने ऊपर लेने के लिए उसकी सहेलियों में होड़ सी लगी रहती। जितनी दृढ़ उनकी व्यूह रचना होती, अपने अधिकार के बल पर मैं उतनी ही निर्ममता से छिन्न भिन्न कर देती। मेरी अनुशासन प्रियता उस समय सीमा लांघ जाती। उन लोगों के असहाय चेहरे देखने में मुझे एक आसुरी आनंद आता। रात के एकांत में जब दिन भर के घटनाओं को याद करती तो मन एक रिक्त अवसाद से भर उठता था। तब दिन भर का कहा सुना किसी जादू से पोंछ डालने की इच्छा होती, पर पछतावे कि यह बदली सुबह की पहली किरण के साथ ही पता नहीं कहाँ चली जाती। मन जैसे कमर कसकर फिर मैदान में आ डटता। जिसे नेग्लेक्ट करने का सोच बैठी थी, वही आठों पहर चिंतन का विषय बन गई थी। एक पल को भी उसकी उपस्थिति मुझे नहीं भूलती थी। शायद यही मेरी खींच का कारण था। उस निरीह जीव के बहाने जैसे मैं अपने आप से ही लड़ती रहती थी। रामरती की सीधी सपाट बात ने मुझे अपने ही आँखों से गिरा दिया। अपने कल्चर्ड व्यक्तित्व के भीतर मैंने झांक कर देखा। वहाँ एक ईर्ष्यालु विचारहीन औरत बैठी हुई दिखी। सारा का सारा अवचेतन एक अनदेखी अनजान नारी के प्रति ईर्ष्या से लबालब भरा हुआ था। यह बहुत गर्व करने लायक बात न थी। उसके बाद पता नहीं कितने दिनों तक मैं अपने आप में ही खोई रही। वे दिन हॉस्टल के लिए राम राज्य रहे होंगे। दिन भर गुमसुम बने मैं आत्मविश्लेषण करती रहती। कहीं बहुत गहरे एक अपमानजनक अनुभूति थी कि प्रकाश ने उम्र का एक लंबा पड़ाव पार करने के बाद भी मुझे प्रतीक्षा में आंखें बिछाए देख लिया है। उसके फिर से एकाकी पड़ जाने में एक क्रूर संतोष का अनुभव होता था। इस अनुभूति के साथ एक पतली सी आशा की डोर भी लिपट गई थी। इस संपूर्ण एहसास को दिन भर नकारते रहने से ही मन क्लांत श्रांत हो जाता था। दशहरा दिवाली की छुट्टियों को लेकर हॉस्टल एक सुखद हलचल से भर उठा।
तब जाकर मेरी भाव समाधि टूटी। उन दिनों काम का कोई अंत नहीं था। 2 दिन पहले से लड़कियां घर जाने लगी थी। सामान मेरा भी बंध रहा था। मेरा सेट प्रोग्राम था। ये छुट्टियां मैं भाई के पास मुंबई में बिताती। गर्मी की छुट्टियों के 2 भाग होते। मई में बड़ी दीदी के पास बेंगलुरु में रहती। जून में छोटी दीदी के पास दिल्ली में पड़ाव डलता। इस बार रजनी भी मेरे साथ जा रही थी मुंबई देखने के लिए। मुंबई देखने की बरसों की साथ थी उसकी। छुट्टी के 1 दिन पहले मैडम ने मुझे बुला भेजा। आई एम अफ्रेड तुम कल नहीं जा सकोगी। अच्छी मुसीबत है। इतने दिनों का जब्त किया हुआ गुस्सा उफन कर बाहर आने लगा। आई एम सो सॉरी। वैसे उन्होंने अपने एक मित्र का पता भी दिया है, पर अब तक वो लोकल गार्जियन नहीं था। ऐसी हालत में हम लड़की को उसके यहाँ कैसे भेज सकते हैं। मैं चुप रही। कहती भी क्या, तुम रिजर्वेशन की चिंता मत करो, उसका जिम्मा मेरा रहा। मैडम ने सांत्वना दी। सिर्फ रिजर्वेशन की ही बात नहीं है मैडम, भैया भाभी कितने निराश होंगे। उत्तेजना के कारण मुझसे बोला नहीं गया। ऐसी बात है तो बांसुरी को मेरे पास छोड़ जाना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर कर लूँगी। फिर विषय बदलती हुई सी बोली, यह बताओ गीता, भैया भाभी कभी और भी तुम्हारी राह देखते हैं या सिर्फ इन्हीं छुट्टियों में तुम्हारी याद आती है? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब तो एकदम साफ है। इन बंधे बंधाए दिनों में बंधे बंधाए घर में टिकना, क्या इसी को ज़िंदगी कहते हैं? कहीं तो ऐसा कोई घर होना चाहिए जहां आदमी जब चाहे जितना चाहे जाकर रहे, जहां अपने स्वागत के लिए भारी भरकम प्रेजेंस की कीमत न चुकानी पड़े। जहां आप मुझे यह सब क्यों सुना रही हैं? मैंने घबरा कर कहा। मुझे कभी किसी घर की कमी महसूस नहीं हुई, इसीलिए कि तुम्हारे पास हॉस्टल के 2 कमरे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन यह तुम्हारी नौकरी के साथ है। जिस दिन तुम्हारी नौकरी ना रहेगी, यह भी ना रहेंगे, तब कहाँ जाओगी? कुछ सोचा है? इसके लिए तो अभी अरसा पड़ा है मैडम, अभी से क्यों परेशान होऊं? मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा, पागल हो? जब सोचने की फुर्सत पाओगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। गीता माय डार्लिंग, समय रहते ही सोचना चाहिए। उन्होंने मेरे कंधे थपथपाकर कहा। मेरी तो रुलाई छूटने सी लगी। मैडम इन दिनों बहुत भावुक हो चुकी थी। उनका एक्सटेंशन समय खत्म होने को था। अपने भावी एकांतवास के कल्पना मात्र से वे घबरा उठी थी। इसी से शायद अपने प्रिंसिपल की कुर्सी से उतरकर वे मेरे ऊपर इतना स्नेह उड़ेल गई। मेरे लिए उनका प्यार, उनकी चिंता नई नहीं थी। 15-16 वर्षों के लंबे समय में मेरे लिए अक्सर वह चिंतित रहती थी और मेरी बड़ी बहन बन गई थी। इस बीच उन्होंने समझाया था। कई बार वह मेरे लिए प्रपोज लेकर आई थी। कई बार उन्होंने मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था। अपना मोटा सा चश्मा लगाकर टाइम्स का मैट्रिमोनियल वाला पेज पढ़ना तो उनकी खास आदत थी, पर आज की तरह कातर उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसी से शायद आज वह मुझे भीतर तक मथ गई थी। घर जाने की इच्छा जैसे मर गई। कार्यक्रम के हेर फेर की बात सुनकर रजनी पहले तो मुंह लटका कर बैठ गई, लेकिन ज़्यादा देर तक उदास होकर बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने लोकल पेपर उठाकर सिनेमा वाला पेज अच्छी तरह देख डाला। फिर किसी सहेली के यहाँ 2 दिन रहने की परमिशन लेकर चली गई। शाम तक हॉस्टल का अहाता रिक्शा और तांगों का स्टैंड नज़र आता रहा। मोटर के तेज हॉर्न के बीच टाटा और बाय बाय की महीन आवाज़ें भी गूंजती रही। मैं सबको विदा करके ऊपर आई।
कमरे में देखा 2 बिस्तर लग रहे हैं। यह दूसरा बिस्तर किसके लिए है? रामरती ने कहा, रजनी दीदी तो शहर में ही रहेंगी आज। ये तो बंसरी का बिछौना है। सारी अटारी तो भुतहा सी लागत ही, कैसे अकेले रहेगी? सच तो मैं बांसुरी की बात भूल गई थी। वह मेरे साथ इस कमरे में सोएगी, यह कल्पना कैसी तो लगी। वैसे यह बात नहीं थी, ऐसा कई बार हुआ है। कई लड़कियां हॉस्टल में एडजस्ट होने तक यहीं सोती रही है, पर यह लड़की, मुझे तो उसके साथ खाने की मेज शेयर करने में भी संकोच हो रहा था। वो भी उतनी ही सहमी हुई थी, पर रामरती के होते मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। हमेशा की तरह संभाषण का सारा भार उसने अपने ऊपर ले लिया था। खाना तो जैसे तैसे खा ही लिया। रात लेकिन बड़ी देर तक नींद नहीं आई। 2 हाथ की दूरी पर उसकी बेटी लेटी हुई है, यह एहसास ही बेचैन किए हुए था। पिछले पहर आँख लगी भी तो अजीब अजीब सपने आते रहे। कभी देखा गेस्ट रूम में खड़ा हुआ प्रकाश अपने अकेलेपन की दुहाई दे रहा है, और मैं कह रही हूँ बस इतने में ही घबरा गए। यहाँ तो सारी जिंदगी अकेले ही काट दी है। भीड़ के बीच का यह अकेलापन पूरे 19 बरस झेला है, और मैंने तो कभी इस तरह क्या चीख पुकार नहीं मचाई। कभी देखा मैडम का सारा सामान ट्रक पर लद चुका है, लेकिन वे कुर्सी पकड़कर बैठ गई हैं और चीख रही हैं, यह मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। कभी देखा कॉलेज कैंपस में गुलमोहर के पेड़ों के नीचे बैठी हूँ और उसका कोई पता नहीं है। तभी कोई आकर कहता है, तुम्हें मालूम है उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है, और सारा वातावरण एक अट्टहास से गूंज उठता है। मैं घर की ओर भागती हूँ, पर वह हंसी जैसे पीछा ही नहीं छोड़ती। हर सपने के बाद जब भी आँख खुली, मैं पसीने से नहा उठी थी। आखिर मैं चादर फेंककर उठ बैठी। सिर इतना भारी हो रहा था। घड़ी में देखा 5 बजने में कुछ देर थी। मैं बाथरूम पहुंच गई। नल आ चुके थे। शावर के नीचे बैठी रही। तब कहीं जाकर सर हल्का हुआ। कमरे में लौटी तो देखा बांसुरी अब भी सो रही थी। अपने बिस्तर पर बैठकर वहाँ उसके बाल सुलझाती हुई निर्निमेष देखती रही। अपनी गुलाबी नाइटी में एकदम 10-12 साल की लग रही थी। नींद में बेसुध उसका चेहरा मुझे कमल सा लग रहा था। सोते हुए भी उसके मुख पर एक उदासी की छाया थी। शायद यही कसक इतने दिनों से मुझे सालती रही थी। आज के ब्रह्म मुहूर्त में उसे मैंने बेझिझक स्वीकार कर लिया। एतक भिनसारे से नहाबे की कौन ज़रूरत रही है आज? छुट्टी नहीं रहेगी क्या आज? रामरती के कर्कश स्वर से मैं ही नहीं, बसु भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। रामरती पर इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया होगा। जरा धीरे नहीं बोल सकती महारानी तुम? सारा मोहल्ला जगा कर रख देती हो, मैंने चिढ़ कर कहा। फिर बसु से बोली, यह हॉस्टल नहीं है, मेरा घर है। यहाँ इतनी जल्दी उठकर करोगी भी क्या? बिस्तर बिछा लो और फिर से सो जाओ। उसने बिस्तर तो बिछा लिया, पर सोई नहीं। सहमी सहमी आँखों से मुझे और रामरती को देखती रही। उधर रामरती का अखंड पाठ शुरू हो गया था, और मुझे इच्छा हो आई उन झील सी उदास और गहरी आँखों में अपने लिए प्यार और विश्वास की झलक देखने की। सोचा, पता नहीं यह लड़की मेरे लिए मन में कितना नफ़रत, कितना तिरस्कार लिए बैठी है। आज एक बार की सारे विश्वास, सारे घृणा मिटा देने की होगी। रामरती जब पल भर को सांस लेने के लिए रुकी, तो मैंने अवसर का लाभ उठाकर कहा,
बसु को तो आज बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना? दीदी को भी डांटने वाला कोई है हॉस्टल में? अच्छा सच बताना, इतनी बुरी तरह तो मैं भी तुम लोगों को नहीं डांटती हूँ ना? उसने संदिग्ध आँखों से मेरी ओर देखा, पर मेरी आँखों से छूटती हुई हंसी से वह अनछुई न रह सकी। उसका चेहरा एक शर्मीली मुस्कुराहट से भर उठा। इस पहली विजय के बाद उसका संकोच, उसकी झिझक दूर करने में मुझे समय नहीं लगा। रामरती जब सुबह की पहली चाय बनाकर लाई, तब बसु मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे बाल सुलझा रही थी। मम्मी की डेथ के बाद आज मैं किसी के बाल सुलझा रही हूँ, उसने कहा था। मेरा सारा शरीर पल भर को जैसे काठ हो गया था। तुम्हारी मम्मी के बाल भी इतने ही लंबे थे? जी, पर सुनहरे थे। बीमारी में सारा शरीर सूख गया था, पर बालों में कोई फर्क नहीं आया था। इतने उलझ जाते थे। काटते हुए उन्हें कितनी तकलीफ होती थी, पर किसी दिन उन्होंने कैंची नहीं लगाने दी। तुम्हारी मम्मी क्या बहुत दिनों बीमार रही बसु? कहाँ, सिर्फ 2 ही साल तो, जबकि डॉक्टर साहब कह रहे थे इस तरह के मरीज बरसों निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे बीमारी से इतनी परेशान हो गई थी कि उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। फिर दवाइयों से क्या होता है? मेरे बालों को सहलाते हुए उसके हाथ रुक गए थे। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखें डबडबा आई थी। विषय बदलने के लिए उसकी ठोड़ी उठाकर मैंने कहा, बहुत सुंदर थी ना वे, एकदम तुम्हारी तरह। बाप रे, मैं तो उनके सामने कार्टून ही लगती थी। मेरे पास उनकी फ़ोटो है, देखेंगे आप? वह कूदकर पलंग से उतर पड़ी। अपनी अटैची खोलकर उसने एक बड़ा सा एल्बम निकाला। इस करीने से उसे निकाला, इस अंदाज से उसे मेरी गोद में रखा, जैसे वह कोई पूजा की वस्तु हो। पहले ही पेज पर उसके माता पिता की बड़ी सी फ़ोटो थी। बांसुरी की मम्मी बहुत सुंदर थी या नहीं, मैं निर्णय ही ना कर सकी, क्योंकि वहाँ उसके पिता के बगल में तो मैंने अपनी ही छवि देखी थी। आने वाले हर पेज पर जैसे मैं ही जाकर बैठ गई थी। हर चित्र के साथ उसकी कमेंट्री चल रही थी। झील में, पहाड़ पर, लॉन में, टेरेस पर, बच्चों के साथ, कुत्तों के साथ, मित्रों के बीच, परिवार के साथ, सब और मैं ही छाई हुई थी। मेरी ही गृहस्थी का खाका था, जिसमें रंग कोई और भर गया था, और मेरा देवदास हर हाल में उतना ही खुश नज़र आ रहा था जितना यह अपनी पारों के साथ होता। कितने दिनों बाद नाम ज़हन में आया था। सेकंड ईयर में छुट्टियों के बाद जब पहली बार क्लास में पाँव रखा था तो पारो आ गई पारो के आवाज़ से क्लास गूंज उठी थी। मैं घबरा गई थी। बाद में देखा हजरत हमारे विरह में दाढ़ी बढ़ाए, बाल बिखेरे, आँखों में जागरण के लाल डोरे लिए अच्छे खासे देवदास बने बैठे हैं। तब से यही नाम चल पड़ा था। प्रकाश की शादी की बात सुनकर यही सारे लोग मुझे सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़े थे। उनके दुख का, उनके रोष का अंत नहीं था। तब सूखी हंसी के साथ मैंने ही उन्हें समझाया था, देवदास और पारो की कहानी। उस जन्म में पारो ने अनचाहे गृहस्थी का बोझ ढोया था। इस बार सजा देवदास को भुगतने दे। लेकिन कहाँ, जरा भी तो ऐसा नहीं लगा कि बोझ अनचाहा था। उसके दाम्पत्य जीवन का सारा चित्रपट मेरी आंखों के सामने था। कहीं पर भी तो ऐसी सेंध नहीं थी जहाँ से जाकर मेरी याद झांक सकती थी। एल्बम लौटाते हुए मन एकदम सुना सुना लग उठा था। उस खालीपन को भरने के लिए मैंने अपना बचपन फिर से ओढ़ लिया। नवरात्रि के मेले में दिन भर चाट खाती फिरी। कभी बिजली के झूले का आनंद लिया, कभी बांस फेंककर भाग्य आजमाया, कहीं भीड़ में घुसकर मौत का कुआं देखा।
दशहरे के दिन दोपहर में होटल में फीस्ट ली। शाम को रावण को जलते देखा। आतिशबाजी का प्रदर्शन भी नहीं छोड़ा। 2 ही दिन में हाफ गई मैं। शरीर और मन दोनों ही थक कर चूर हो गए। दशहरे के दूसरे दिन पिक्चर का प्रोग्राम था पर नहीं जा सके। रामरती को ही बसु के साथ भेजना पड़ा। उनके जाने के बाद रजनी सहेली के यहाँ से लौट आई थी। मुझे सोया जानकर कमरे में चली गई थी पर मैं सोई नहीं थी। 5 बजे के करीब गेट पर जब परिचित हॉर्न सुना उसे मैंने तुरंत ही पहचान लिया था। चौकीदार जब खबर देने के लिए ऊपर आया उस समय मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। नीचे जाते हुए मैंने रजनी के कमरे में झांक कर कहा, रजनी प्लीज़ थोड़ी देर बाद नीचे चाय भिजवा सकोगी? रामरती बाहर गई है और नीचे मिस्टर वाजपेयी आए हैं। नीचे गेस्ट रूम में दोनों हाथ वो खड़ा कमरे की तस्वीरें देख रहा था। अरे यह क्या, अब तक खड़े हो? मैंने कुर्सी सरकाते हुए कहा। सोचा बिना परमिशन के बैठना नियम के अनुकूल ना हो। उसने बैठते हुए व्यंग किया। पिछली मुलाकात शायद उसके मन में अब भी ताज़ा थी। मैंने उसकी बातों को अनसुनी करके कहा, थोड़ा वेट कर सकोगे ना? वो मैटिनी गई है। अकेले? नहीं तो मेरी मेड सर्वेंट साथ है। उसके रहते चिंता की कोई बात नहीं। वो बहुत खौफनाक है। इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। वातावरण कुछ हल्का हो गया। चाय तो लोगे ना? मैंने बनाने के लिए कह दिया है। जब बन ही रही है तो ज़रूर ले लूँगा। पर आज बात क्या है, हम मिस्टर वाजपेयी भी नहीं रहे और हमारे लिए चाय वाय भी बन रही है। उसने हंसकर कहा। उसके कनपटी के पास सफ़ेद पड़ते बालों के बावजूद उसकी आंखों में वही पहले की सी शरारत उतर आई थी। बात कुछ नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियों में मैं मेंटर नहीं रह जाती हूँ। मैं इस समय सिर्फ गीता हूँ और गीता अपने पुराने मित्रों को चाय पिला सकती है। मैंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, दरअसल मुझे याद ही नहीं रहा था कि इससे पहले मैं बड़े फॉर्मल हुआ करती थी। सो वी फ्रेंड्स अगेन। गुड। उसने चांदी का सिगरेट केस खोलते हुए कहा। कीमती तंबाकू का धुआं वातावरण में घुलने लगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? पहला कस खींचने के बाद उसने कहा। नहीं, वैसे यह बात सिगरेट फूंकने के पहले पूछी जाती है। मैंने चुटकी ली। सॉरी। दरअसल जिस सर्कल में मैं मूव करता हूँ ना, वहाँ इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पीते भी हो? मैंने पूछा। हाँ, कंपनी देने के लिए पीनी भी पड़ती है। प्लीज़ ये मैट्रन वाली शक्ल मत बनाओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों में यही तो बुरी आदत है। बात बात पर उपदेश देने लगते हो। और वह एकाएक चुप हो गया। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैंने मुड़कर देखा। रजनी खुद चाय का कप लेकर आ रही थी। उसकी चेहरे की ताजगी देखते बनती थी। जाहिर था कि उसने प्रसाधन पर काफ़ी श्रम किया था। उसने साड़ी सीधे पल्ले में पहन रखी थी। पिछले दिनों सत्यकाम, उपहार आदि फिल्में देखने के बाद रजनी को यह स्टाइल बहुत भा गई थी। अपने छोटे और घने बाल बड़ी बेतरतीबी से उसने पीठ पर फैला रखे थे। उस बेतरतीबी में खास अंदाज था। चाय की ट्रे भी सजी हुई थी। उसके पाक कला के 1-2 नमूने भी उसमें मौजूद थे। चाय के प्यालों की संख्या देखकर समझ गई कि वह खुद भी यहाँ बैठकर चाय पीने का इरादा रखती है। बैठो। अपने को जब्त करते हुए मैंने कहा, चाय में शक्कर कितनी डालूं? वो चौंका। रजनी को अपलक निहारती उसकी आंखें मुझ पर आकर टिक गई। उसकी वे आंखें, उफ, क्या था उन आँखों में? वे आंखें उस पति की नहीं थी जो 6 महीना पहले अपनी पत्नी को चिता पर सुला चुका है।
वे उस व्यक्ति की आंखें भी नहीं थी जो 19 वर्ष बाद अपनी प्रियतमा से मिला है। वे आंखें थी एक पुरुष की, सिर्फ एक पुरुष की, दो नारी शरीरों को तौलती हुई पुरुष की आंखें। उन आँखों को परखने में कभी कोई स्त्री गलती नहीं करती। गलती मैंने भी नहीं की और मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। गलती रजनी ने भी नहीं की और लज्जा नमत होकर आंचल के छोर में उंगलियां लपेटने का नाटक वह देर तक करती रही। मैं उसके अभिनय को समझ रही थी। उसका दर्द भी मुझसे छिपा नहीं था। अपने रूप गंध से मेरा व्यक्तित्व उपेक्षणीय बनाकर उसे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा था। चाय की औपचारिकता को जैसे तैसे समाप्त करने के बाद मैंने कहा, बहुत बहुत थैंक्स रजनी। रामरती के हाथों की चाय लगातार पीते रहने के बाद आज की चाय तो अमृत का स्वाद दे गई। अच्छा ऐसा करो, अब जल्दी से आकर सामान बांध डालो। मिस्टर वाजपेयी के आगमन के साथ ही हमारी यहाँ की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। बहुत बेमन से ही रजनी कमरा छोड़कर जा सकी। उस पागल लड़की पर मुझे तरस आ रहा था। अभी अभी किसी गाफिल क्षण में प्रकाश का जो रूप मैंने पकड़ लिया था वह बहुत ही घिनौना था। उसके बाद उसके सामने बैठना मेरे लिए भी एक यंत्रणा थी। रजनी बहुत ही प्यारी लड़की है। देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में उसे यह दुख देखना पड़ा है। अगर कोई अच्छा सा लड़का नज़र में हो तो बताना। मैंने उसकी थाह सी लेते हुए कहा। श्योर श्योर, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुमने अपने बारे में भी कभी सोचा है? मुझे डर हुआ कि वह अपना 20 साल पुराना प्रस्ताव फिर से दोहराने जा रहा है। कम से कम इस समय मैं उसे सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने उत्तर दिया। मैंने अपने लिए जो रास्ता चुना है खूब सोच समझ कर ही चुना है। मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। यह घर गृहस्थी का झंझट मुझे कभी रास नहीं आया। सच कह रही हो? तुम जानते हो मैं झूठ कभी नहीं बोलती। उसने छुटकारा की लंबी सांस ली। मेरी नज़र बचाकर ही ली थी, इसलिए मैंने देखकर भी अनदेखा कर दिया। गीता, आज मन से एक बड़ा बोझ हट गया। कैसे? उस दिन प्रिंसिपल मैडम के बंगले में तुम्हें पहली बार देखा। तब से बड़ा गिल्टी फील कर रहा था। सोचा था तुम्हारे साथ फिर एक अन्याय करने जा रहा हूँ। उस बार तो परिस्थितियों पर मेरा नियंत्रण ही नहीं था। इस बार जब तुम मिली तो पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं रह गया था। मैं समझी नहीं। मैं जनवरी में शादी करने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो अवाक रह गई थी। प्रकाश, तुम्हें? प्लीज़ गीता। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रही थी। मैंने कहा, हर कोई बच्चों के बारे में सोचता है। मेरे लिए सोचने के लिए जैसे कुछ है ही नहीं। बच्चों के सामने अपनी पढ़ाई है, करियर है, फ्यूचर है। मेरे पास क्या है? माई लाइफ बिकम ए वैक्यूम। बच्चे छोटे होते तो उन्हें पालने का काम तो सिर पर होता। अब क्या है? वो बोलते हुए हाँफ गया था। बच्चे छोटे नहीं हैं, यही तो चिंता का विषय है। वे बड़े डेलिकेट उम्र से गुजर रहे हैं। शादी करने के लिए मैं मना नहीं करती, लेकिन ज़रा मेरी और सोच कर भी तो देखो। बच्चों ने अपनी माँ को अभी सिर्फ 6 महीने पहले खोया है, लेकिन अपनी पत्नी से बिछड़े तो मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए। प्रकाश, चीखो मत गीता। सच हमेशा चौंका देने वाला होता है, इसलिए बहुत कम लोग सच बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। मेरा दोष सिर्फ यही है कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, मैं साधु महात्मा नहीं हूँ। एक साधारण सा इंसान हूँ। तुम चाहो तो मुझे
एक कमज़ोर इंसान कह सकती हो। और अब प्रश्न सिर्फ मेरा ही तो नहीं है, एक और ज़िंदगी भी तो जुड़ी हुई है मुझसे। अरे हाँ, मैं पूछते पूछते रह गई। कौन है वो? क्या नाम जान सकती हूँ? मैंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे का आक्रोश पता नहीं कहाँ खो गया। स्वर में उत्साह भर उठा। बोला, उसका नाम इंदु है, डॉक्टर इंदु माखीजा। वह हमारी नेक्स्ट नेबर है। आई मीन, बसु की मम्मी की बीमारी में शी वाज ए ग्रेट हेल्प। उसकी डेथ के बाद तो बच्चों को उस पर ही छोड़ दिया था मैंने। बच्चे भी उसे बहुत चाहते हैं। उसकी बातों को मैं कानों से सुन भर रही थी। अपनी कल्पना में मैंने साफ देख लिया था, इस प्रणय के बीज उसकी पत्नी के जीवन काल में ही पड़ गए थे। बसु ठीक कह रही थी। मम्मी की जीने की इच्छा ही मर गई थी। इतने वर्षों तक रूप और यौवन को अर्घ्य देकर भी जिसे वह बांध नहीं पाई थी, वो किस विश्वास के सहारे मौत से संघर्ष करती। चली गई बेचारी। और यह आदमी 19 वर्षों के भरे पूरे विवाहित जीवन की स्मृतियों को पत्नी के साथ ही चिता पर चढ़ा आया। इधर मैं कॉलेज के उन मुट्ठी भर स्वप्निल क्षणों पर ही अभिमान किए बैठी रही। अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे आप ही तरस आ रहा था। प्रकाश बार बार आश्वस्त होना चाह रहा था कि उसने मुझ में फिर से कोई अन्याय नहीं किया। मेरे मन में अगर कोई कमजोरी थी तो वह समय के गर्भ में खो गई है, और मैंने झूठ नहीं कहा था। जिस प्रकाश से मैंने प्रेम किया था वह सचमुच कहीं खो गया था। उसकी धुंधली सी परछाई मेरे संदूक में रेशमी रुमाल में लिपटे पत्रों में सुरक्षित थी। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ मिस मखीजा का गुणगान करने वाला व्यक्ति बसु की मम्मी का पति था। अनदेखी अनजानी नारी के प्रति कभी मन में ईर्ष्या की एक लहर सी उड़ जाती थी, पर इस क्षण सहानुभूति का सैलाब उमड़ रहा था। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी एक और देवदास सुन रहे थे। इसी प्रकार की साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए कथा मंजरी में अपना साथ बनाए रखिएगा। अलविदा मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।